तो स्वागत है आप सभी का एचडी क्लासिक के यूट्यूब चैनल में। आरआरबी ग्रुप डी में सामान्य अध्ययन में आज हमारा होगा टेस्ट नंबर दूसरा। इससे पहले हमने आपको एक टेस्ट करा दिया है, अगर आपने उसे नहीं देखा तो जरूर दीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। वीडियो के आखिरी में आप हमें जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। चलिए एक आसान से क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का एक स्थल है जिसका नाम है कोटी दीजी, और इसका खोज किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑरेल स्टाइन, जॉर्ज डेल्स, ध्रुवे, एग्दत्त शर्मा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा। ध्रुवे ने खोज किया था कोटी दीजिएगा। अब यहाँ पे कुछ स्थल हैं, प्लीज आप इसे याद रख लीजिएगा। यहाँ पे जो सूतकांगी डोर है इसकी खोज ऑरेल स्टाइन ने किया था। कब किया था? 1927 में। सूतकाह खोज की खोज जॉर्ज डेल्स ने किया 1962 में। डाबरकोट की खोज भी ऑरेल स्टाइन ने किया 1928 में। कोटी दीजी की खोज हुई ध्रुवे के द्वारा 1935 में। आमरी की खोज हुई एनजी मजुमदार द्वारा 1929 में। रोपड़ की खोज एग्दत्त शर्मा ने की थी 1953 से 56 के बीच में। इन्होंने ही बाड़ा की भी खोज की है 1956 में। सघोल की खोज किया है एस एस तलवार ने 1968 में। मिताथल की खोज सूरजभान ने 1968 में। तो एक बार आप इसे जरूर नोट करिएगा। कल जहां पे आपने नोट किया था रफ में, वहीं पर इसे भी नोट करके कल का भी रिवीजन कर लीजिएगा, और आज का जो नोट करेंगे उसका भी रिवीजन करिए, क्योंकि एग्जाम तभी निकलेगा जब आप कई बार रिवीजन करेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के द्वारा 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। कल हमने गुरु अर्जुन देव के बारे में पूरी बात बताई थी। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण गुरु गोविंद सिंह की बात करेंगे। तो गुरु गोविंद सिंह ने बनाया था खालसा पंथ। तो इस प्रकार से सही जवाब आपका हो जाएगा कौन सा? सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है साहब। देखिए गुरु गोविंद सिंह को लेकर के कौन कौन से सवाल आते हैं। पहली बात तो सवाल पूछता है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। तो जवाब होता है गुरु गोविंद सिंह। अंतिम मतलब कुल 10 सिख गुरु हुए, तो ये 10वें गुरु हैं, ध्यान रखेंगे। इनके द्वारा अनंतपुर नगर बनाया गया था। तो अगर आपसे सवाल पूछे कि अनंतपुर नगर की स्थापना किसने की थी, किस सिख गुरु ने की थी, तो जवाब होगा गुरु अर्जुन देव। इनके 4 लड़के थे, अजीत सिंह, जुझारू, जारवार सिंह और फतेह सिंह। 2 किताब इनसे संबंधित आपको ध्यान रखना होगा। एक तो विचित्र नाटक पुस्तक का संबंध है, और दूसरा है चंदी दीवर। ये दोनों बुक जो है वो संबंधित है किससे? गुरु गोविंद सिंह से। अगर आपसे सवाल पूछे कि विचित्र नाटक किसकी आत्मकथा है, तो आपका जवाब क्या होगा? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा कि एक युद्ध लड़ा गया था औरंगजेब और गुरु गोविंद सिंह के बीच में, नदौन का युद्ध है। तो ये सवाल आपसे पूछेगा किसके बीच लड़ा गया था, तो जवाब होगा मुगल सेना और गुरु गोविंद के बीच में, यानी मुगल सेना औरंगजेब है। ठीक है, कब लड़ा गया था? तो 1690 में लड़ा गया था। इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। तो इतना सवाल यहाँ से बन सकता है, प्लीज ध्यान रखना। ठीक है, अगला करा के निम्नलिखित में से कौन सी नहर उत्तरी सागर को काला सागर से जोड़ने का काम करती है। तो आप जानते हैं साहब, कील तो होगा नहीं, ठीक है, स्टॉलिन भी नहीं है, तो यहाँ पे राइन मैन डेन्यूब या डेन्यूब नहर कह सकते हैं। यह उत्तरी सागर और काला सागर को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका सी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, कुछ नहर है जिसे आप याद रखिएगा, कुछ आपको याद होगा। जैसे पनामा तो आपको याद होना चाहिए, प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर को जोड़ता है। सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है, सभी को पता है। और ये सबसे बड़ी कृत्रिम नहर टाइप का है, मतलब जहाजी नहर जिसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब नहर तो सब बनाया ही जाता है पर बड़ा बनाया गया इसको। ठीक है, कील नहर की बात करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने का काम करती है। ध्यान रखिए आपके पेपर में नहर पूछा जाएगा, क्योंकि आजकल बहुत चर्चा में, आप जानते हैं, जो हडसन की खाड़ी वाला क्षेत्र बहुत चर्चा में है, आप जानते हैं। ठीक है, जबकि जो स्टॉलिन नदी है या श्वेत बाल्टिक नहर है, बाल्टिक सागर और आर्कटिक सागर के बीच में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। डेन्यूब नहर साथ ही ये उत्तरी सागर और काला सागर को जोड़ता है, इतना ध्यान रखिए। ठीक है, अगला ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर इंपॉर्टेंट लगाएंगे। राष्ट्रीय तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय, यहाँ पे मुख्यालय होना चाहिए था। राष्ट्रीय तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, और इसे इंपॉर्टेंट लगाएंगे, इसका एक्सप्लेनेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे इसका जो मुख्यालय तंबाकू बोर्ड का है गुंटूर आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सही जवाब कौन सा बनेगा? आपका बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। देखिए अब ये आपको पूरा याद करना है। ठीक है, और मैं कहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉफी बोर्ड कहाँ पे है? तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में है। रबड़ बोर्ड कोट्टायम केरल में, चाय बोर्ड कोलकाता में पड़ता है, तंबाकू बोर्ड ये गुंटूर में। देखना जरा, कॉफी बोर्ड चाय बोर्ड में काफी गलती हो जाती है। ठीक है, मसाला बोर्ड ये कोच्चि में है, केरल में। राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री बोर्ड ये दिल्ली में है। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड पुणे में पड़ता है। राष्ट्रीय मांस एवं कुक्कुट प्रसंस्करण ये बोर्ड जो है ये दिल्ली में है। तो एक बार इसे जरूर नोट करिएगा, बहुत बार पेपर में आता है। ठीक है सर, अगला करा के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है? बहुत ही आसान सा है।
आप सभी को पता होगा। इनमें से आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया था, तो आप बदलोगे सर राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। बाकी ये कनाडा से लिया गया है, ये अमेरिका से लिया गया है, आप जानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा बनेगा, पहला हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। देखिए आयरलैंड से हमने क्या लिया, 3 इंपॉर्टेंट बातें याद रखिएगा। पहली बात, राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है, आप लोग जानते हैं कि निर्वाचक मंडल बनता है, उसके द्वारा राष्ट्रपति चुने जाते हैं। और जो राष्ट्रपति को चुनने की पद्धति होती है, एकल संक्रमणीय वाला जो पद्धति है, वो पद्धति इसको हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। जो संविधान का हमारे भाग 4 है, यानी जो हमारा नीति के निर्देशक तत्व है, ये भी हमने आयरलैंड से लिया है। और देखिए आप जानते हैं राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। ये जो 12 सदस्य होते हैं, साहित्य से आते हैं, कला से आते हैं, विज्ञान से या समाज सेवा से आते हैं। तो इन सदस्यों का जो ये राज्यसभा में मनोनयन है, वो ये प्रोविजन हम कहाँ से लिए, तो जवाब होता है आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 चीजें होती हैं, एक तो गिरफ्तारी कर लिया जाता है, या तो किसी को शक के आधार पर निरोध कर दिया जाता है, मतलब आप जानते हैं शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेना, ठीक है। तो इसके बारे में प्रावधान हमारे संविधान में कहाँ पे दिया गया है, तो आप जानते हैं भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 22 है, इसमें गिरफ्तारी और निरोध के बारे में संरक्षण से प्रावधान दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से सही जवाब आपका कौन सा होगा, बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। देखिए यहाँ पे बहुत डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा, सिर्फ आपसे अनुच्छेद पूछेगा और उस अनुच्छेद का संबंध पूछेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट है, इसे आप पढ़ लीजिए। जैसे अनुच्छेद 17 है, ये आपसे पूछ सकता है, अस्पृश्यता छुआछूत मिटाने की बात होती है। अनुच्छेद 18 जो उपाधियां पहले लोग राजा महाराजा की उपाधि धारण करते थे, उसको खत्म करने की बात करता है, कोई उपाधि कोई धारण नहीं करेगा। अनुच्छेद 19 आप जानते हैं, ये आपको बोलने की स्वतंत्रता से संबंधित कुल 6 अधिकारों की बात करता है, जिस 6 अधिकार की बात हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 20 में आप जानते हैं कि जो अपराध है, इसके लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है, ठीक है। अनुच्छेद 21 याद रखिएगा, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 22 यह कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 23 और 24 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये मानव का दुर्व्यापार करना या बलात् श्रम यानी जबरन मजदूरी कराना या मनुष्यों को बेचना, ये सब पर प्रतिबंध लगाता है, यानी इनके बारे में प्रावधान करता है। अनुच्छेद 24 जो है, ये कारखानों में या आदि कहीं भी बालकों के नियोजन यानी उनको नौकरी पर रखना, उसको प्रतिषेध करता है, रोकता है। जो बालक है उसके लिए कुछ क्राइटेरिया तय किया गया है, वो काम करता है। तो सीधे आपसे ये सवाल पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला करते हैं नेक्स्ट, सामाजिक विकास के 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था। यहाँ याद रखेंगे सामाजिक विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं और ये सिद्धांत किसने दिया था, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। तो साहब यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑगस्ट कांते हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर, सही जवाब, ठीक है। 2 पॉइंट यहाँ भी याद रखिएगा। आपको ये पता चल गया होगा कि सामाजिक विकास के कितने चरण होते हैं, 3 चरण हैं, और ये नियम कौन दिया था, अगस्त कांटे। ये कहाँ के हैं, तो याद रखेंगे समाजशास्त्री हैं, कहाँ के, फ्रांस के। इनकी एक पुस्तक है द कोर्स इन पॉजिटिव फिलॉसफी, ये पुस्तक ही आप याद रख लेना, क्योंकि कई बार ये पुस्तक सीधे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आपको याद रखना होगा, ठीक है। जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सिद्धांत पढ़ते हैं, ठीक है साहब। अब हमसे जब आपको हम एचडीआई इंडेक्स पढ़ाएंगे, तो उसमें 4 पिलर पर ये काम करता है। उनमें से एक पिलर होता है जिसका नाम था भौतिक गुणवत्ता, जीवन की भौतिक गुणवत्ता। तो आपसे पूछता है कि ये किसके द्वारा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, तो याद रखेंगे मॉरिस डी मेरिस के द्वारा। इनका नाम याद रखेंगे और अगस्त काम्टे का नाम याद रखेंगे, ठीक है। तो ये याद रहेगा ना, ध्यान रखिएगा। अगला एक प्रोग्राम है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इसके तहत मोदी जी ने इसको स्टार्ट किया था, और इसके तहत कुल 113 एडीपी लाए थे ये, मतलब कि 113 जिलों को चिन्हित किए थे, जिन जिलों को विकसित करना था, उन जिलों का विकास करना था। तो यही पूछ रहा है कि भाई इसकी स्टार्टिंग कब की गई थी, तो एडीपी जो है साथी, इसकी स्टार्टिंग सरकार ने जनवरी 2018 में की है। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, सही जवाब, ठीक है। अब कुछ और योजना है जिसे आपको याद रखना होगा, पेपर में आ जाएगा, ठीक है। जैसे एडीपी तो आपको पता चल गया, जनवरी 2018 में आया था। गरीब कल्याण रोजगार अभियान चलाया जा रहा था 20 जून 2020। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन आप जानते हैं 27 सितंबर 2021 को लॉन्च किया गया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, 23 सितंबर 2018 को आया था। तो ये था 23 सितंबर 2018, ठीक है।
जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ये 31 मार्च 2015, ठीक है। आयुष्मान सहकार योजना 19 अक्टूबर 2020, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 को, ठीक है। तो ये कुछ योजना है जिसे ध्यान रखना है। अगला, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योटो प्रोटोकॉल, तो यहाँ पे याद रखेंगे जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। ये क्लाइमेट चेंज से यानी जलवायु परिवर्तन से सीधे संबंधित करता है। लेकिन यहाँ पे सीधे सीधे ग्रीन हाउस गैस भी लिखा है साहब, तो इस पर भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप जानते हैं ये ग्रीन हाउस गैस पर एक बाध्यकारी योजना भी है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस में इसको ध्यान नहीं दिया ऑप्शन बी को, तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा सही जवाब। क्योंकि UNFCCC का तो सब लोग आ जाएंगे, जलवायु परिवर्तन में तो सब आ जाते हैं, लेकिन इसमें स्पेशली लिख दिया है ग्रीन हाउस गैस, तो इसलिए याद रखेंगे क्योटो प्रोटोकॉल का सीधा सीधा जो है वो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस प्रकार से बी आपका राइट आंसर होगा। देखिए कुछ पॉइंट याद रखिएगा कि आखिर में क्योटो प्रोटोकॉल है क्या, तो ये एक इंटरनेशनल लेवल का एक एग्रीमेंट है, ठीक है। और इस एग्रीमेंट को यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC के द्वारा मतलब एक आयोजन किया जा रहा था, उसमें ये चीज लागू किया गया था। कहाँ पे आयोजन हो रहा था? तो जापान का एक शहर है क्योटो। कब किया जा रहा था सम्मेलन? तो 11 दिसंबर 1997 को, ठीक है। और ये इसका तीसरा सम्मेलन था। तो उस सम्मेलन में इन लोगों ने क्या किया था, जितने भी देश हैं उन लोगों ने क्योटो प्रोटोकॉल को एक्सेप्ट किया। और ये प्रोटोकॉल कब लागू हुआ? 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ, ठीक है। इस प्रोटोकॉल का उद्देश्य था कि जो ग्रीन हाउस गैस हैं, ठीक है, इसके निकास को कम करना है और उनसे संबंधित जितने भी चीजें हैं, मतलब जो भी जहां से भी ग्रीन हाउस गैस रिलेटेड चीजें हैं, जैसे और भी जो ऑर्डिनेटेड गैसें हैं उनको कम करने की बात होती है, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल कहता है कि यार हम ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन है जैसे 1990 में होता था उस स्तर पर लेकर आएंगे, इसके लिए सभी राज्य कोशिश करें। तो यह एक प्रकार का बाध्यकारी समझौता है, याद रखेंगे, सबको मानना है। तो मोदी जी भी बोलते हैं कि हम 2070 तक, कल हमने आपको समझाया था किस तरह से मोदी जी कहते हैं या सरकार हमारी भारत सरकार कहती है कि हम नेट जीरो उत्सर्जन करना यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो नेट जीरो का उत्सर्जन मतलब कि हम ग्रीन हाउस गैस का कम से कम उत्सर्जन करेंगे। अभी हाल ही में आप लोग जानते हैं कि जो नेशनल क्लाइमेट जो आपका जलवायु परिवर्तन पर जो इंडेक्स आया वो बताता है कि नंबर 1 पर सबसे ज्यादा जो है USA साथी वो ग्रीन हाउस गैस निकालता है। इसके बाद नंबर 1 पर साथी चाइना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे USA है और तीसरे नंबर पे हमारा इंडिया है। हमें अपने इंडिया पर ध्यान रखना है, तो इसे कम करने की कोशिश सरकार कर रही है, ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल याद रखिएगा। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, कभी कभी इसको अधिकरण भी बोल देते हैं, ट्रिब्यूनल शब्द होता है, ट्राइब्यूनल, इसीलिए इसको बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, है ना। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो यहाँ याद रखेंगे साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसका मुख्यालय पड़ता है नई दिल्ली में। सवाल आपसे ये पूछेगा कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो याद रखेंगे इसकी स्थापना जो है साथी वो 18 अक्टूबर 2010 को किया जाता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2005 के तहत ये 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना होती है। और कहाँ पे होती है? नई दिल्ली पर होती है। और यह अधिकरण प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों से निर्देशित होता है, नेचुरल जस्टिस की ये बात करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ICC T20 विश्व कप 2026 हुआ, सभी को पता है। इसमें से निम्नलिखित में से किसे फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था? किसे चुना गया था? तो आप जानते हैं कि भारत ने इसको जीता और जसप्रीत बुमराह जी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, ठीक है। तो इस प्रकार से सही जवाब कौन सा बनेगा? पहला हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। अगर हम बात करेंगे ICC T20 विश्व कप को लेकर के, तो कुछ सवाल बन सकते हैं, जैसे 7 से आप जानते हैं 7 फरवरी शुरू हुआ था, 8 मार्च तक चला था। भारत और श्रीलंका की मेजबानी में यह किया गया था। फाइनल का मुकाबला 8 मार्च को हुआ था, अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। अब ये था कि फाइनल में भारत ने, ठीक है, भारत ने न्यूजीलैंड को कितने रनों से? 96 रनों से पराजित करके तीसरी बार जो है यह विश्व कप जीता हुआ है। पहली बार कब जीता था? 2007 में, दोबारा 2024 में और तीसरी बार 2026 में जीता है, ठीक है। भारत के तेज गेंदबाज रहे जसप्रीत बुमराह को फाइनल मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन कौन बनाया है? तो यहाँ पे याद रखेंगे साहिबजादा फरहान जो कि पाकिस्तान के हैं, इन्होंने टोटल जितना खेला है 383 रन बनाया हुआ है। सबसे ज्यादा विकेट आप जानते हैं जसप्रीत बुमराह ने लिया है 14, और इतना ही विकेट वरुण चक्रवर्ती जो कि भारत के हैं इन्होंने लिया है 14। तो ये कुछ सवाल हैं जो बन सकते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला,
पहला हुआ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 की पुरुष एकल का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता हुआ है, और इसको आप इंपॉर्टेंट लगाना, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साथी, आप जानते हैं कार्लोस अल्कराज के द्वारा ये खिताब जीता गया। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब, ठीक है। बी लिखा है गलत है, इसे सही कर देंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन की अगर हम बात करते हैं तो 18 जनवरी से 1 फरवरी 2026 के बीच में कहाँ पे खेला गया, तो मेलबर्न, जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है साथी, है ना, यहाँ पे खेला गया है, और यह इसका 114वां संस्करण, ध्यान रखेंगे। पुरुष एकल की बात करेंगे तो कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन के हैं, इन्होंने नोवाक जोकोविच, जो बार बार जीतते आ रहे थे, इनको पराजित किया है। नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। अगर हम युगल की बात करें, जिसमें 2 लोग जीतते हैं, तो युगल में नील स्कूपस्की, जो कि यूनाइटेड किंगडम के हैं, और इनके साथ थे क्रिश्चियन हैरिस। तो इन दोनों लोगों ने मिल करके संयुक्त रूप से खेल रहे थे, हराया है किसे, ऑस्ट्रेलिया के जोसन कुबलर और मार्क पोल मंस को हराया है। तो पुरुष युगल का खिताब किसने जीता, इन दोनों ने जीता है। जबकि एकल का खिताब किसने जीता, तो कार्लोस अल्कराज। अब इनका संबंध कहां से है, स्पेन से है, ध्यान रखेंगे। अगला नेक्स्ट, विश्व होम्योपैथिक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो आप लोग जानते हैं साहब, विश्व होम्योपैथिक दिवस यह मनाया जाता है 10 तारीख को, ठीक है। 10 को कौन, 10 अप्रैल को। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा, बी हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है साहब। ध्यान रखेंगे, जैसे अभी हाल ही में 1 से 7 अप्रैल के दिन अप्रैल को विश्व अंधापन निवारण सप्ताह मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, जबकि 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। इसे काट दीजिए, विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे। अगला कह रहा है कि 28 मार्च 2026 को 20 दिवसीय पनडुब्बी रोधी सैन्य अभ्यास सी ड्रैगन 2026 का आयोजन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश इसमें शामिल नहीं था, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। तो आप याद रखेंगे, सी ड्रैगन का आयोजन आप जानते हैं 5 देश करते हैं, लेकिन इसमें मलेशिया शामिल नहीं है। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा, डी हो। अगर बात करें अभ्यास सी ड्रैगन को लेकर के, तो इसका आयोजन 28 मार्च 2026 को कहाँ पे किया गया, तो गुआमा में एंडरसन वायुसेना अड्डे पर किया गया है। कौन कौन सा देश संबंधित है, तो भारत था इसमें, जापान है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे अभ्यास काकाडू 2026। तो ये बहुराष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास है, जो कि ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के द्वारा मनाया जाता है, मतलब आयोजित किया जाता है। 2 से 31 मार्च 2026 के बीच में ये आयोजित हुआ है। भारत की तरफ से अगर आप देखेंगे तो हमारा INS नीलगिरी जो है इसमें शामिल होता है। तो भारत की नौसेना की तरफ फ्रिगेट INS नीलगिरी इसमें शामिल होता है, ध्यान रखेंगे। सवाल है कि हाल ही में राष्ट्रीय जिला खनिज फाउंडेशन शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, नई दिल्ली में किया गया है। तो पहला हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। अगर हम बात करेंगे राष्ट्रीय जिला खनिज शिखर सम्मेलन 2026, तो ये नई दिल्ली में। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन, ये भी नई दिल्ली में। 9वां फार्मामेड 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। विकसित भारत युवा संसद, ध्यान रखेंगे, इसका आयोजन गंगटोक सिक्किम में किया गया है। एग्रीविजन एग्रीयूथ पार्लियामेंट, ये मणिपुर इम्फाल में इसका आयोजन किया गया है। तो ये सवाल पेपर में कई बार आता है, तो बन सकता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेज हु री इमेजिन्ड हिंदुज्म पुस्तक के लेखक कौन है। तो क्या कह रहा है कि द सेज हु री इमेजिन्ड हिंदुज्म पुस्तक के लेखक कौन है। तो सब याद रखेंगे, इस पुस्तक के लेखक शशि थरूर जी हैं। तो इस प्रकार से सही जवाब हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है। देखेंगे कुछ पुस्तक, जैसे शशि थरूर की पुस्तक है द सेज हु री इमेजिन्ड हिंदुज्म। उर्जित पटेल की पुस्तक है द ग्रेट सेक्शंस है। फिर धीर काकड़िया की पुस्तक है महात्मा एक महान संचालक। विश्व भूषण हरिचंदन की पुस्तक है इमाटी का कथा कहे। नवीन कुंडू की पुस्तक है रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल। फिर संजय राउत की पुस्तक है अनलाइकली पैराडाइज। तो कल भी हमने पुस्तक लिखवाया था, आज भी हमने बुक लिखवाया। तो जहां पे आपने बुक लिख रखी है वहां पे इसे भी लिख करके 2-3 बार रिवीजन करिए। करा के निम्नलिखित में से किसे सरस्वती पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सरस्वती पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर राम कुमार मुखोपाध्याय को। डॉक्टर राम कुमार मुखोपाध्याय को 2025 के लिए सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करेंगे सरस्वती पुरस्कार को लेकर के 2025 में जो कि दिया गया है, तो आप जानते हैं बंगाली भाषा की एक
साहित्यकार हैं जिनका नाम है डॉक्टर राम कुमार मुखोपाध्याय। इनकी ही एक रचना है या कहा जा सकता है उपन्यास है हर पार्वती कथा। इसे जो है पुरस्कार मिला है, कौन सा? सरस्वती पुरस्कार 2025। ठीक है, और ये पुरस्कार देता कौन है? तो आप जानते हैं के बिरला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती पुरस्कार सम्मान दिया जाता है। इसमें जो है 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, साथ में प्रशस्ति पत्र, कुछ प्रतीक चिन्ह भी दिए जाते हैं। ठीक है, 2024 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें संस्कृत के विद्वान हैं महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास जी महाराज को। इनकी पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए दिया गया था, नहीं संस्कृत के लिए दिया गया था, जबकि अब के लिए बांग्ला भाषा के लिए दिया जा रहा है, तो इसे ध्यान रखेंगे। सवाल करा कि हाल ही में जारी किए गए एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो ये जारी किया गया, तो इसमें भारत की रैंकिंग साथी वो तीसरा है एशिया पावर इंडेक्स। तो अगर आपसे पूछेगा कि एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग कितनी है, तो याद रखेंगे भारत की रैंकिंग तीसरा है। ठीक है, तो पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे आपका यूएसए आता है, दूसरे नंबर पे आपका चाइना आता है और तीसरे नंबर पे आपका इंडिया आता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे एशिया पावर इंडेक्स, तो इसे जारी कौन करता है? तो लोबे इंस्टीट्यूट, जो कि ऑस्ट्रेलिया की इंस्टीट्यूट है, वो जारी करती है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के 27 देशों की व्यापक शक्ति का आकलन इस इंडेक्स के द्वारा किया जाता है। इसमें आप देखेंगे तो कुल मिला के 8 सूचकांक होते हैं, यानी 8 मानदंड होते हैं, 8 चीजों को ध्यान में रखा जाता है, जिनमें सैन्य, आर्थिक, कूटनीतिक, सांस्कृतिक ये भी शामिल होते हैं। इनको लेकर के कुछ 8 मुद्दे हैं जिस पर ये जो है जो लोबे इंस्टीट्यूट है वो ध्यान देती है और ये सूचकांक जारी करती है। अमेरिका पहले स्थान पे, चाइना दूसरे स्थान पे और भारत जो है वो हमारा तीसरे स्थान पे है। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे बिजनेस रिफॉर्म ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार दिया गया? तो यह पुरस्कार चंद्रबाबू नायडू जी को प्रदान किया गया। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा? सी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। ठीक है, अगर हम बात करेंगे बिजनेस रिफॉर्म ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार की, तो ये चंद्रबाबू नायडू को दिया गया है। एन चंद्रबाबू नायडू को यह पुरस्कार व्यापार सुधार, निवेश प्रोत्साहन और शासन सुधार के क्षेत्र में या इसके लिए दिया गया है। आगे है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। आप जानते हैं कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा शिपयार्ड बनाया जाता है। इसके द्वारा निर्मित भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत निम्नलिखित में से कौन है? तो ध्यान रखेंगे साथी, जो करेक्ट आंसर होगा अब वो होगा विमान वाहक पोत पूछ रहा है आपसे। ठीक है, स्वदेशी भारत का निर्मित पहला, तो आईएनएस विक्रांत ही है। तो इस प्रकार राइट आंसर कौन सा? बी हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, तो इसके द्वारा भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत है। आप जानते हैं प्रोजेक्ट 17A के तहत कुल कितने विमान बनाने हैं? 17A के तहत आप जानते हैं कुल 7 विमान बनाने थे, जो सब तैयार हो चुके हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि जो आपका आईएनएस महेंद्रगिरी है, जो आईएनएस महेंद्रगिरी है, ये प्रोजेक्ट 7A के तहत निर्मित अंतिम जो है वो साथी विमान पोत है। तो याद रखेंगे अंतिम ये है। ठीक है, जबकि आईएनएस बागसीर की बात करेंगे, भारतीय नौसेना में स्कॉर्पियन श्रेणी की 6ठी पनडुब्बी थी, जो कि प्रोजेक्ट 7A के तहत कुल कितने बनने हैं? तो 7 युद्धपोत साथ यहाँ पे बनने हैं। उम्मीद करते हैं कि आपका 20 में 12 से ज्यादा क्वेश्चन सही हो रहा होगा। कितने आपके सही हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बताइए और जरूर बताइएगा कि टेस्ट का लेवल कैसा है। मिलते हैं हम आपसे कल के टेस्ट में, तब तक क्लियर दीजिए। वंदे मातरम। जय।